Hello students, very good morning to all of you right now. This side DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. Today we are going to discuss about somehow revision for structure of atom with complete perspective for NEET examination 2024. इस चैप्टर में हम देखेंगे मोटी तौर पे जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो फॉर्मूले हैं और कुछ एग्जाम्पल्स। स्नैपशॉट, इस सीरीज का नाम ही है स्नैपशॉट। आप लोगों ने पिछला लेक्चर मूल कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं। चलो बेटा, हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है, -1। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है, +1। और न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है, 0। ओके, वेरी गुड। बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट मास इन केजी, तो इलेक्ट्रॉन का मास केजी में कितना आता है, 9.10 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का मास 1.67262 इंटू 10⁻27 और न्यूट्रॉन का आ रहा है 1.6749 इंटू 10⁻27। ठीक है, तो आपने रिलेटिव चार्ज देख लिया, रिलेटिव मास देख लिया। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यदि आप एटम की बात करते हो तो एकदम सिनॉप्सिस के फॉर्म में पढ़ लो, क्योंकि अब डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है। 10 दिन बच गया एग्जाम का, 10-12 दिन बच गए हैं। तो एटम क्या होता है, एटम के बारे में यदि आप बात करो तो एटम होता है स्मॉलर पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलर पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलर पार्ट क्या होता है बेटा, एटम होता है। ठीक है, टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी सबडिवाइडेड बाय फिजिकल मेथड्स, जिसको हम फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सबडिवाइडेड बाय फिजिकल मेथड्स। फोर्थ पॉइंट में आप ले लो कि जो एटम होता है वो अपने एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि पोसेस्ड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी उसमें होंगे एटम में। तो मोटी तौर पे ये एटम हो गया कि एटम स्मॉलर पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कैन नॉट बी सबडिवाइडेड बाय फिजिकल मेथड, जिसको हम फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते, एंड पोसेस्ड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, Z इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर। अब सेकेंड पॉइंट आ जाओ, मास नंबर। मास नंबर आपका होता है A इक्वल टू P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड इट विल बी इक्वल टू E प्लस N, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ गए। अच्छा चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आ जाओ आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है बेटा कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि 6C12 6C14 या 6C13 आइसोटोप। अच्छा, जब आप बात करते हो आइसोबार का, तो आइसोबार क्या होता है, जस्ट पलट दो, आइसोबार हो जाएगा कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब आ जाओ आइसोटोन। आइसोटोन क्या आता है कि तुम डिफरेंट एटम ले लो और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम।
इस 3 पॉइंट के अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नटसेल में हम इतनी बात समझ गए, नोट करिए या फोटो खींचो। अच्छा, इधर वाला कट रहा है, चलो मैं कैमरा को थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूं। ओके, ठीक है बच्चों, तो अब हम यहां तक देख लिए। अब चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो सब क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है, चलो हम सीधे वहीं पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख दो कि एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ओनली, वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ओनली, सिर्फ वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कौन कौन होता है, जैसे आपने लिया हाइड्रोजन, तो 1H1, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन है आपका 1। वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट हीलियम, हीलियम मीन्स व्हाट कि 2 हीलियम 4, मतलब अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है 2। अब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यदि हटाते हो तो ये क्या बनेगा, हीलियम पॉजिटिव। ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। तो एटॉमिक मास से तो कंफ्यूज करोगे। आपने लिया हाइड्रोजन हीलियम, इसके बाद आप ले लो लिथियम, लिथियम का होता है 3। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितना है अभी लिथियम में 3। जब आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिथियम 2 पॉजिटिव, और लिथियम 2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 1। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ओके, अब साइमल्टेनियसली आप ले लो बेरिलियम, बेरिलियम में क्या है एटॉमिक नंबर 4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 4 है। अब इसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेरिलियम 3 पॉजिटिव। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 1। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन, ओके, हीलियम पॉजिटिव, ओके, लिथियम 2 पॉजिटिव, ओके, एंड बेरिलियम 3 पॉजिटिव, ओके। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इतने के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, अब बोर्स के पोस्टुलेट्स की बात कर लो, फर्स्ट पॉइंट, बोर साहब ने क्या बताया, बोर साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, यही से तुम्हारा जो फॉर्मूला यूज होगा यहीं पे नोट कर लो, En इक्वल टू -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। En क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। Z क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। N क्या है, ऑर्बिट नंबर। Vn इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। Vn का मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, Z एटॉमिक नंबर, N ऑर्बिट नंबर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट Rn, Rn इक्वल टू 0.529 n² Z एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे Rn का मतलब हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, N ऑर्बिट नंबर, और Z हो गया आपका क्या, एटॉमिक नंबर। तो बोर साहब का फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। सेकेंड पॉइंट में बोर साहब ने बताए थे कि फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी चेंजेज विल अकर, मतलब इलेक्ट्रॉन का यदि ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एनर्जी का चेंज होगा। किसका चेंज होगा, एनर्जी का चेंज होगा, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी का चेंज होना पड़ेगा, ये मानना था बोर साहब का। और थर्ड पोस्टुलेट इसका आ जाओ, थर्ड पोस्टुलेट में हम बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। दैट मीन्स आप यहाँ पे ये भी याद रखो कि mvr इक्वल टू nh/2π, mvr इक्वल टू nh/2π। चलो नोट करो, ये आप शॉर्ट लो, mvr इक्वल टू nh/2π, ओके। इधर वाला बेटा पूरा दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। अब
हाँ अब दिख रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ वेव के बारे में। वेव के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि ऊपर वाले को क्या बोलते हो, क्रेस्ट, नीचे वाले को क्या बोलते हो, ट्रफ। तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। इसको डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका वेव लेंथ, वेव लेंथ, ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेव लेंथ हो गया। अच्छा सेकेंड पॉइंट आ जाओ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। किसी भी पॉइंट से 1 सेकेंड में जितना वेव पास करेगा उसको क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। तो चलो डिफिनेशन के नीड नहीं है, न्यू इक्वल टू लिखो सी बाय लैम्डा, न्यूमेरिकल में ये काफी रहेगा। आ जाओ थर्ड पॉइंट पर हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी ई, तो ई इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, एच न्यू, ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी आ गया, तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ वेव लेंथ, सॉरी वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार। न्यू बार इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय लैम्डा। और एक होता है टाइम पीरियड, तो वो छोड़ो, यहाँ केमिस्ट्री में यूज नहीं होगा। तो अभी आपने देख लिया वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेव नंबर। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा ये स्नैपशॉट है, एक ही राउंड में सारा डिवाइड कर लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता ही होगा कि जब बीम ऑफ लाइट से हम मेटालिक सरफेस पे अटैक करवाते हैं, कहाँ पे अटैक करवाते हैं, मेटालिक सरफेस पे। तो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट हैविंग सम सर्टेन फ्रीक्वेंसीज incidents upon metallic surface, then electron is ejected from that surface. That ejected electron is called what, photoelectron, and whole the phenomena is called photoelectric effect. Now it's not a right time to dictate all this definition here when our NEET examination is only 12 days ahead. Okay, so forget definition, now apply your application. तो ठीक है भैया, बीम ऑफ लाइट से हमने मेटालिक सरफेस पे अटैक करवाया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब हम जो लाइट अटैक करवा रहे हैं उसके वेवलेंथ से या उसके फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी पैदा हो रही है ई, और इसमें से वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जा रहा है दैट इज कॉल्ड फाई, और रिमेनिंग पार्ट, मान लो कि सपोज समझने के लिए मान लो कि 100 जूल एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, और हमने 150 सप्लाई कर दिया, तो 100 जूल तो निकालने में चला जाएगा, बट रिमेनिंग 50 जूल कहाँ चला जाएगा, रिमेनिंग 50 जूल ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू maximum kinetic energy of that ejected electron. Okay, now come to the point. So E equal to phi, E equal to phi a plus kinetic energy max. अच्छा E हो गया आपका टोटल एनर्जी, E क्या हो गया आपका टोटल एनर्जी, phi हो गया आपका वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, और ये हो गया आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा E इक्वल टू आप लिख सकते हो एच न्यू, इसको आप लिख सकते हो एच न्यू डैश्ड, और इसको लिख सकते हो 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू डैश क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके नोट डाउन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा, अब यहाँ पे देख लो कि जैसे कि हमारे पास है लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, पी फंड, और एक और आता है हम्फ्री, उसको हमें पढ़ना नहीं है। लाइमन के लिए N1 हमेशा 1 होगा और N2 होगा 2 3 डॉट डॉट डॉट। बामर सीरीज के लिए N1 2, N2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पास्चन सीरीज के लिए, पास्चन सीरीज के लिए N1 आपका हो जाएगा 3, N2 इक्वल टू 4 5 डॉट डॉट डॉट। ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 4, N2 हो जाएगा आपका 5 6 डॉट डॉट डॉट। पी फंड सीरीज के लिए N1 5, N2 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है,
अब देखो नीट में यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अच्छा 1/λ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो पूछेगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए कंडीशन निकाल लो या फिर मिनिमम वेवलेंथ के लिए कंडीशन निकाल लो। अच्छा लैम्डा मैक्सिमम होगा तो 1/λ क्या हो जाएगा, 1/λ हो जाएगा मिनिमम। यहाँ पे लैम्डा मिनिमम होगा तो 1/λ क्या आ जाएगा, 1/λ आ जाएगा आपका मैक्सिमम। अच्छा whenever you are talking about frequency, frequency equal to c/λ, लैम्डा मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, और यहाँ पे लैम्डा मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। अच्छा फ्रीक्वेंसी के बाद बेटा क्या आ जाता है, एनर्जी। एनर्जी ई क्या होता है, एच न्यू या एच c/λ। लैम्डा मैक्सिमम है तो एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम, और यहाँ पर एनर्जी आ जाएगा मैक्सिमम। किसी भी एक सीरीज के लिए लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन, किसी भी एक सीरीज के लिए आप डिराइव कर लोगे तो कि लैम्डा मैक्सिमम के लिए या 1/λ की वैल्यू क्या आएगा। तो जैसे कि मान लो तुम 1 मिनट के लिए सपोज कर लो कि जैसे कि तुम लाइमन सीरीज के लिए ही लिया, तो लाइमन सीरीज के लिए N1 क्या हो जाएगा, 1 और 1/2, तो ये 1/λ हो जाएगा। और ये मैं रफ कर रहा हूँ, 1/1 स्क्वायर और माइनस 1/2 स्क्वायर, तो 4 - 1 0.75, 4 में से 1 3/4, तो 0.75 R। ठीक है, अब बढ़ते गया तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/λ R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका R। तो 1/λ का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब आ रहा है, जब शुरू में है। तो इस सब का आंसर क्या होगा, यहाँ पर लिख लो कि N1 इक्वल टू N और N2 इक्वल टू N+1। जब ऑर्बिट नंबर के बीच का डिफरेंस मिनिमम होगा तो ये आंसर आएगा। जब ऑर्बिट नंबर के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम आ जाएगा तो नीचे वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की। चलो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं क्वांटम नंबर की। तो ठीक है, क्वांटम नंबर आपको पता ही है कि 4 टाइप का होता है। तो सबसे पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहले जान लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप किससे डिनोट करते हैं, एन से। ये किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है आपको ऑर्बिट के बारे में। किसके बारे में बताता है, ऑर्बिट के बारे में। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू पता लग गया तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। En इक्वल टू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू पता चल गया, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ n यू कैन इजीली कैलकुलेट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू n अब आप निकाल सकते हो वेलोसिटी इक्वल टू 2.19 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अब आ जाओ एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से डिनोट करते हैं। L इक्वल टू, अच्छा बेटा, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सबऑर्बिट में है, एटम के किस सबऑर्बिट में है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये सबऑर्बिट के बारे में बताएगा, सबऑर्बिट के बारे में बताएगा। अच्छा, L इक्वल टू होता है 0 to n-1, 0 to n-1। मतलब जैसे आपने लिया n इक्वल टू 1 तो L इक्वल टू हो गया 0, n इक्वल टू 2 तो L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3 तो L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2। या और आपने ले लिया मान लो n इक्वल टू 4 तो L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2 एंड L इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो n का वैल्यू 1 और L का वैल्यू 0, तो दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p, इट विल बी इक्वल टू 3s, 3p, 3d। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4s, 4p, 4d, 4f। इस साइड नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, 4s, 4p, 4d, 4f। मैं थोड़ा सा कैमरा को टिल्ट कर रहा हूँ।
अच्छा, अब आप बताओ कि यहाँ पर जो आपने देख रहे हो ना, इसमें आप क्या देख रहे हो कि S सब ऑर्बिट स्टार्टेड फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 1, P सब ऑर्बिट स्टार्टेड फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 2, D सब ऑर्बिट स्टार्टेड फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 3 एंड F सब ऑर्बिट स्टार्टेड फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 4। ओके, ठीक है। अब आ जाओ आप थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप है यहाँ पे बेटा हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? m। ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है ऑर्बिटल के बारे में, ये बताता है ऑर्बिटल के बारे में। अच्छा, m इक्वल टू फॉर्मूला होता है -L2 + L थ्रू जीरो एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू होता है 2l + 1। इसके फोर्थ स्टेप पे आ जाओ, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये होता है s। अच्छा, s इक्वल टू +-हाफ। ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है? ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। नोट कर लिए? चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये सब देख लिया। अब आ जाओ आप ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल को हम ओरली आपको समझा देते हैं कि ऑफ-बॉ प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सब ऑर्बिट में जाएगा जिसका एनर्जी लेवल क्या है? कम है। फिर पहले उस सब ऑर्बिट में जाएगा जिसका एनर्जी लेवल कम है। एनर्जी लेवल किसका कम होगा? जिसका n+l का वैल्यू कम होगा। और यदि दो सब ऑर्बिट के लिए n+l का वैल्यू सेम हो जाए, इन दैट कंडीशन इलेक्ट्रॉन विल बी गोइंग इनटू दैट सब ऑर्बिट फर्स्ट व्हिच हैव मिनिमम n वैल्यू। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल में आप क्या करोगे कि सबसे पहले जाएगा उस सब ऑर्बिट जाएगा लोअर वैल्यू ऑफ n+l, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ n+l आर सेम, उस कंडीशन में कहां चला जाएगा? व्हिच हैव मिनिमम n वैल्यू। ठीक है, उतना लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। व्हिच हैव मिनिमम n वैल्यू। ओके, थर्ड पॉइंट में आ जाओ। जो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड हैं, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, ये मोर स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू पार्शियली फील्ड। ये हो गया आपका ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। अच्छा, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के बाद आ जाओ आप हंट्स रूल। हंट साहब क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके पहले भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल बी फिलिंग इनटू ऑर्बिटल सिंगली फर्स्ट, देन पेयरिंग विल बी स्टार्टेड विथ अपोजिट स्पिन। इसको आप कैसे देखोगे? मान लो आपके पास है D7 को आप ले लो कि D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो 1 2 3 4 5। नाउ यू हैव 7 इलेक्ट्रॉन। नाउ पुट द इलेक्ट्रॉन इनटू these orbital according to Hund's rule. According to Hund's rule, electron will be filling into orbital singly first. तो पहले आप एक एक करके भर दो, देन पेयरिंग विल बी स्टार्टेड विथ अपोजिट स्पिन। दिस इज हंट्स रूल। अब आ जाओ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अच्छा बेटा, डी ब्रोगली ने क्या देखा था कि मैटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेव के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और पार्टिकल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इसको कैसे देखोगे कि E = hν 1 अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एंड E = mc² अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। तो hν = mc² एंड hc/λ = mc²। c से c कैंसिल, दैट मीन्स व्हाट कि h/λ = m × c। mc क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी है, वेलोसिटी। तो h/λ = p, सो λ = h/p। λ = h/p। मान लो नीट थोड़ा सा बदमाशी कर दिया तुम लोगों के साथ,
इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो कॉम्प्लिकेट करेगा तो क्या करेगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को यदि आप ई से डिनोट करते हो तो ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, सो 2E इक्वल टू एम बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m, सो 2em इक्वल टू एम बी का होल स्क्वायर, सो p स्क्वायर इक्वल टू 2em, तो p इक्वल टू अंडर रूट 2em, p इक्वल टू अंडर रूट 2em, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लैम्डा इक्वल टू h बाय p, दैट मीन्स व्हाट कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2em, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2em। नोट डाउन, ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। एक एक पॉइंट को बार बार वीडियो पे देखो, यदि तुम मिस करोगे तो तुम समझ लो तुम्हारा क्वेश्चन मिस हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बताया गया? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें बताया गया कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। जैसे कि आपने ले लिया 4s2, अच्छा, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, 4s मान लो ये बॉक्स है 4s, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये है आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो आप यहां पे लिखिए फर्स्ट, इसके आगे आप लिखो सेकेंड। अब दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m, s निकाल दो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n जो कि ऑर्बिट नंबर है वो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है? 4 4। s के लिए l का वैल्यू कितना? 0 0, m 0, और s यदि एक का प्लस आप लोगे तो दूसरे का कितना हो जाएगा? माइनस हाफ, या इसी का माइनस लोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। चलो अब हम बात करते हैं शेप के बारे में। शेप में आ जाओ, s सब ऑर्बिट, s सब ऑर्बिट का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। अब बेटा स्फीयर में कोई डायरेक्शन होता है? नहीं होता है, तो ये हो गया नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। अच्छा, s के लिए l का वैल्यू होता है 0 और m भी 0। अब आ जाओ आप p सब ऑर्बिट, p सब ऑर्बिट, p का जो होता है, p का शेप होता है डम्बेल। p का शेप क्या होता है? डम्बेल। तो p में आप ऐसे सोच लो, डम्बेल है तो डायरेक्शनल भी है, क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल। अच्छा, p के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 1, तो m इक्वल टू हो जाएगा -1 0 +1, मतलब 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे, -1 0 +1। अच्छा, p का जो px मान लो, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, तो ये हो गया डम्बेल px। फिर यदि आप इसको y एक्सिस ले लो तो इट विल बी py। नाउ इसको z एक्सिस ले लो, और इसको यदि आप py ले लेते हो तो ये हो गया py, ठीक है? py, px py pz। अच्छा, एक बात नोट कर लो आप लोग, थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा। अच्छा, p में एक बात और तुम लोग देख लो गौर करके, कि जब हम लिखते हैं -1 0 +1, तो ये यदि px होगा तो ये हो जाएगा py, और ये py होगा तो ये हो जाएगा px। pz फिक्स रहेगा, ये आपस में वैरी करेंगे, ये आपस में वैरी कर जाएंगे, ठीक है? अब आ जाओ d सब ऑर्बिट। चलो d को फ्रेश ले लेता हूं, नोट कर लो, इसे बोर्ड साफ करना होगा बेटे। अब हम बच्चों d सब ऑर्बिट के लिए बात करें तो d के लिए आपको पता ही होगा कि d के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 2। तो m क्या लोगे? m लोगे -2 -1 0 +1 +2। अच्छा, d के 5d ऑर्बिटल होते हैं, 5d जनरेसी होता है, dxy, dyz, dxz,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इस तीनों को कलेक्टिवली, और इस तीनों को कलेक्टिवली बुलाता है T2G, इनको बुलाता है EG। अच्छा, ये तीनों जो है, ये तीनों लाई करता है बिटवीन द एक्सेस, ये दोनों लाई करता है ऑन द एक्सेस। अच्छा, डी सब ऑर्बिट का जो शेप होता है, ये होता है डबल डम्बल। अच्छा, डबल डम्बल। अब यहां पे देखो गौर करके, यदि हम -2 लेते हैं dxy तो +2 हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यदि आप इसी को ले लोगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो इट विल बिकम dxy। अच्छा, जीरो फिक्स है, dz स्क्वायर होगा, तो बचा क्या, dxz, तो ये हो जाएगा dyz, और ये होगा यदि dyz तो इट विल बिकम dxz। दैट मीन्स व्हाट, कि इट विल इंटरचेंज बिटवीन दीज टू पोजीशन। ओके। अच्छा, अब यदि आप इसके स्ट्रक्चर की बात करते हो तो इसके स्ट्रक्चर में देख लो आप, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, so you can easily draw the structure of dxy. Whenever you are talking about, just change the axis and the structure are same, dyz, change the axis and name has been changed, so dyz, and now x axis, z axis, now the name is dxz. These three T2G lie between the axis. Now think about these two, dx square minus y square and dz square. X axis, y axis. Now these two lie on the axis. Okay, dx square minus y square, and another last, this is dz square. Now write it. अच्छा, जब आप f की बात करोगे तो f का शेप क्या हो जाता है बेटा, f का शेप हो जाता है, यहां पे लिख देता हूं, f का शेप होता है कॉम्प्लेक्स। यू हैव नो नीड टू गो थ्रू डिनोशन एंड समथिंग लाइक दैट, राइट इट। नाउ कुछ पॉइंट और देख लो आप। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू √n into n+2 Bohr magneton, n equal to number of unpaired electron, and number of unpaired electron. Okay. Orbital angular momentum equal to orbital angular momentum, it will be equal to √L into L+1 h/2 pi. Okay, maximum number of electron in any orbit equal to 2n square. Okay, maximum number of electron in any suborbit equal to 2 into 2l plus 1. Maximum number of electron in any orbital equal to 2. Heisenberg, okay, just wait. Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या बता रहा है कि डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई। नोट डाउन, ठीक है।
आज के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्नैपशॉट्स में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करिए, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।